हेलो रसगुल्लो, रसगुल्लियों, पापा की परियों, मम्मी के मगरमच्छों, नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 12th वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हर चैप्टर का वन शॉट लेक्चर आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले अपना नॉर्मल लेक्चर आपको पूरा का पूरा देखना है, ठीक है। उसके बाद वन शॉट रिवीजन करना और फिर आपके हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पोर्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। तो मेरे दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने वन शॉट लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का। तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। हम कहानी शुरू करते हैं, झांकी जमाते। अब आ जाओ जी। कोई पूछे नर जनन तंत्र के बारे में, तो इस नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम बोल रहे हैं नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र के बारे में पूछे तो ये क्या बताएं। बच्चे ध्यान रखना, नर जनन तंत्र जो होता है वो श्रोणी भाग में स्थित होता है। कौन से भाग में? हमने बोला इस नीचे वाले भाग में, और इस नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? श्रोणी भाग। तो ध्यान रखना, हमने बोला ये कौन से भाग में? हमने बोला श्रोणी भाग में स्थित नर जनन तंत्र जो है ये श्रोणी भाग में स्थित होता है। अब इस नर जनन तंत्र को देख लो, चाहे मादा जनन तंत्र को देख लो, उसमें दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं, एक प्राथमिक जनन अंग और दूसरा द्वितीयक जनन अंग। एक प्राथमिक जनन अंग, दूसरा द्वितीयक जनन अंग। ये मेरे पास है प्राथमिक जनन अंग, दूसरा मेरे पास है द्वितीयक जनन अंग। हमने बोला यहां पे मिलते हैं प्राथमिक जनन अंग भी और द्वितीयक जनन अंग भी। पूछेगा सर प्राथमिक जनन अंग किसे बोलते हैं? बड़े ध्यान से देखना, प्राथमिक जनन अंग नर में जो होता है वो एक जोड़ी टेस्टिस होता है, एक जोड़ी वृषण जो होता है वो नर में पाया जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है। पूछेगा सर प्राथमिक जनन अंग किसको बोला? हमने बोला प्राथमिक जनन अंग उन अंगों को बोला, उन अंगों को बोला जो दो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? युग्मकों का निर्माण भी करते हैं तथा हार्मोन का स्रावण भी करते हैं। तो ये क्या काम करता है? हमने बोला युग्मकों का निर्माण करता है, दूसरा और क्या काम करता है? हमने बोला जब भी पूछे ये और क्या काम करता है, हमने बोला जी और क्या काम करता है, और हार्मोन का स्रावण करता है। तो ऐसे अंग जो ये दोनों काम करते हैं उन्हें बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग। सवाल था गुरुजी द्वितीयक जनन अंग किसे बोलते हैं? बच्चे जब भी कोई द्वितीयक जनन अंगों के बारे में बात करें तो ध्यान रखना, द्वितीयक जनन अंग में अपने पास दो तरह की चीजों को हमने शामिल किया है। पहली चीज एक्सेसरी ग्रंथियां, जिन्हें हम बोलते हैं सहायक ग्रंथियां, और दूसरी मेरे पास है सहायक नलिकाएं। दो चीजों को शामिल किया है। पहली मेरे पास है सहायक ग्रंथियां, और दूसरी मेरे पास है सहायक नलिका। दो चीजों को शामिल किया, सहायक ग्रंथि को या सहायक नलिका को। पूछेगा ये सहायक ग्रंथि, सहायक नलिका क्या है? हमने बोला ये द्वितीयक जनन अंग है जिनको सहायक अंग भी बोलते हैं। बोला गुरुजी ये क्या काम करते हैं? इनकी खास बात है ये ना तो युग्मक का निर्माण कर सकते हैं, ना ही हार्मोन का स्रावण कर सकते हैं। ये तो रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। रिप्रोडक्शन में भी किसमें? युग्मक के परिवहन में सहायक। तो जब भी पूछे कि क्या इनमें युग्मक निर्माण होता है, क्या इनमें युग्मक का निर्माण होता है, आप कहोगे, जब भी युग्मक के निर्माण के बारे में बात कहोगे आप कहोगे नहीं, युग्मक का निर्माण नहीं होता। पूछेगा तो क्या इनमें हार्मोन स्रावण होता है? पूछेगा क्या इनमें हार्मोन स्रावण होता है? हमने बोला जब भी बात करेगा हार्मोन स्रावण के बारे में हम कह देंगे नहीं, हार्मोन का स्रावण भी नहीं करते। तो क्या काम करते हैं? हमने बोला युग्मक का परिवहन में सहायक, के परिवहन में सहायक। ये युग्मकों के परिवहन में सहायक है। कौन से? द्वितीयक या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। पूछेगा गुरुजी आप बताओ ये अपने पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सहायक ग्रंथियां कौन सी है? बच्चे जब भी सहायक ग्रंथियों के बारे में बात करके चले तो सहायक ग्रंथि में सबसे पहले अपने पास आता है सेमिनल वेसिकल, जिसको अपन बोलते हैं शुक्राशय।
अगली मेरे पास है प्रोस्टेट ग्रंथि, अगली मेरे पास है काउपर्स ग्रंथि या बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि। ये तीनों की तीनों ग्रंथियां किसमें आती है? सहायक ग्रंथियों में। जबकि रेडिटेस्टिस, वासा इफिरेंसिया, एपिडिडाइमिस जिसको अपन बोलते हैं अधिवृषण, अधिवृषण ये मेरे पास है शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस। बेटा ये सारे के सारे मेरे पास किसमें शामिल है? ये सहायक नलिका में शामिल है। बिल्कुल एनसीईआरटी माता की लाइन है। बोला सर ठीक है। गुरुजी अब एक बात बताओ, क्या अगर हम बात करके चले नर जनन तंत्र में तो सबसे पहले बात किसके बारे में करेंगे? हमने कहा जी सबसे पहले बात हम करेंगे वृषण के बारे में। किसके बारे में? वृषण के बारे में। सवाल था कि वृषण कहां पर स्थित होता है? बड़े ध्यान से देखना, ये वृषण कहां पर स्थित होता है, इस वृषण का आकार कितना होता है, ये कैसा दिखाई देता है। बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे, जब भी नर में देखें तो नर में वृषण की उत्पत्ति जो होती है वो मेसोडर्म से होती है। नर में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है और ये वृषण कैसा होता है? ओवल शेप्ड, दैट इज अंडाकार होता है। वृषण कैसा होता है? हमने बोला नर में जो वृषण होता है वो कैसा होता है? अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। वृषण का आकार कितना होता है? इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक वृषण का वजन जो है वो 10 से 15 ग्राम का होता है। अब सवाल था कि सर ये वृषण स्थित कहां पे होता है? हमने कहा बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है, ये वृषण जो है ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। कहां स्थित होता है? उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। कैसे? बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए मेरे पास ये कोई इंसान है, ले लीजिए, हमने मान लिया ये अपने पास कोई मेल है। हमने क्या देखा? इस मेल को बड़े ध्यान से देखिए, ये इस मेल की उदर गुहा है। क्या है बेटा? ये इस मेल की उदर गुहा है। हमने क्या देखा कि ये जो मेल है, इस मेल में यहां पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, हमने मान लिया ये इस मेल का पेनिस है। हमने मान लिया ये इस मेल का पेनिस है जिसको अपन बोलते शिशन या पेनिस है। हमने क्या देखा कि इस मेल के पेनिस के नीचे की साइड हमने देखा कि यहां पर एक थैलीनुमा संरचना पाई गई। ये लीजिए, ये थैलीनुमा संरचना पाई गई जो कि 2 भाग में बटी होती है। इस थैलीनुमा संरचना को बोलते हैं वृषण कोश। इस थैलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? वृषण कोश, या मैं कहूं स्क्रोटम। इस थैलीनुमा संरचना को बोलते हैं वृषण कोश या स्क्रोटम। और आपको बता दूं, इस स्क्रोटम के बाहर ही यहां पे ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दिखाई दे रहे वृषण। तो जब भी बोले वृषण कहां है, उदर गुहा के अंदर कि बाहर, आप कहोगे बाहर। किसके अंदर? वृषण कोश के अंदर स्थित है। पूछेगा क्यों? बेटा उसकी एक वजह है। क्या वजह है? कि ये वृषण कोश जो है, इस वृषण कोश का तापमान उदर गुहा के तापमान की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो जब भी बोले वृषण कोश के अंदर वृषण क्यों स्थित है, तो आप जवाब क्या दोगे कि इस वृषण कोश जो है, इस वृषण कोश का तापमान उदर गुहा के तापमान से क्या होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो हमने यही बात लिखी कि इसका तापमान उदर गुहा की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। इसका तापमान उदर गुहा की तुलना में क्या है? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम। और ये कम तापमान जो था वृषण कोश का, ये एग्जैक्टली में इस वृषण में स्पर्म के निर्माण के लिए क्या है? बेहद जरूरी है। तो मैंने बोला कि इसका तापमान जो है वो उदर गुहा की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है बेटा? कम है। और ये स्पर्म के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। तो हमने बोला ये कम तापमान स्पर्म के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। स्पर्म के निर्माण के लिए यह बेहद जरूरी है, अति आवश्यक है। स्पर्म के निर्माण के लिए यह बेहद जरूरी है, अति आवश्यक है। यस, बोला सर ठीक है। अब बात थी
गुरुजी एक छोटी सी बात पूछनी थी। हमने कहा बिल्कुल बात पूछनी थी, आप बताइए क्या बात पूछनी थी। सर आप बताओ, अगर यहां से हम इस वृषण को बाहर निकालें और इस वृषण की आंतरिक संरचना को देखें तो यह वृषण कैसा दिखाई देगा। भैया देखिए हमने क्या काम किया, वृषण को काट के और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा। जब इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा तो क्या देखा कि एक वृषण जो है उस वृषण के अंदर हमें बहुत सारे कक्ष दिखाई दिए। एक वृषण के अंदर हमें बहुत सारे कक्ष दिखाई दिए। आप देखो वृषण जो था उस प्रत्येक वृषण के अंदर ये हमें बहुत सारे कक्ष दिखाई दे रहे हैं। इन कक्ष को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। जब भी बोले एक वृषण में कितने, हमने बोला प्रत्येक वृषण में लगभग प्रत्येक वृषण में लगभग 250। प्रत्येक वृषण में टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है वो कितने होते हैं, 250 होते हैं। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपको ये पीले रंग वाली नलिका दिखाई देगी। ये पीले रंग वाली नलिका दिखाई दे रही होगी। ये पीले रंग वाली नलिका को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्र जन नलिका। इसी को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं शुक्र जन नलिका। ये शुक्र जन नलिका ही इस वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तो मैंने बोला ये मेरे पास है कुंडलित नलिका, अत्यधिक कुंडलित नलिका, पहली बात। दूसरी बात ये क्या है, हमने बोला ये अत्यधिक कुंडलित नलिका है। और यही क्या है, हमने बोला वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। यही है वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। पूछेगा सर आपने बताया एक वृषण में टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या कितनी है, लगभग 250। हमने कहा हां। अगर वो पूछे कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपने कहा शुक्र जन नलिका है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आप बताओ ना कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी। तो हमने बोला कि प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। तो हमने बोला प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। कितनी होती है, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। बोला भैया ठीक बात है। सवाल था सर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनता है। बेटा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही स्पर्म के निर्माण का मुख्य स्थल है। तो हमने बोला ये क्या है, स्पर्म निर्माण के स्थल, स्पर्म निर्माण का स्थल है। कौन, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब देखो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ये हर एक चैम्बर से, यहां पे देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, इनमें स्पर्म का निर्माण हुआ। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल से आपको देखो ये सफेद रंग की नलिका निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। इस सफेद रंग की नलिका को हम बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टम। इसको बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टम। बोला सर ठीक है, ये अपने पास ट्यूब्यूली रेक्टा ही है जो कहां है, हमने बोला जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को लेके आ रही है। और ये है अपने पास कैसी, हमने बोला छोटी तथा सीधी नलिका। ये मेरे पास है छोटी तथा सीधी नलिका। अब हमने क्या देखा, हमने बोला ये ट्यूब्यूली रेक्टाई आगे जाके इस जाल में खुली और ये नीले रंग का जो जाल है इसे बोलते हैं रेटे टेस्टिस।
जब भी पूछे बताओ ये रेटेड टेस्टिस है क्या, हमने बोला ये नलिकाओं का जाल है। ये क्या है, ये नलिकाओं का जाल है। बोला सर ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला ये रेटेड टेस्टिस आगे जाके इन लाल कलर की नलिकाओं में खुला। ये लाल कलर की जो नलिकाएं इन्हें बोलते हैं वासा इफिरेंसिया। जी हां, इन्हें ही क्या बोलते हैं, वासा इफिरेंसिया। इन लाल रंग की नलिकाओं को ही क्या बोलते हैं, वासा इफिरेंसिया बोलते हैं। ये वासा इफिरेंसिया बोलते हैं। और इन वासा इफिरेंसिया की संख्या कितनी होती है, हमने बोला इनकी संख्या होती है 10 से 12। ये वासा इफिरेंसिया ही वो थी जो टेस्टिस से स्पर्म को लेकर बाहर खुलती है और इस हरे रंग की नलिका में खुलती है। और ये हरे रंग की नलिका कुछ और नहीं, यही मेरे पास है अधिवृषण। इस हरे रंग की नलिका को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अधिवृषण, दैट इज एपिडिडाइमिस। एपिडी ये इसको बोलते हैं अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। अब बात थी ये अधिवृषण है, एपिडिडाइमिस है, इसमें स्पर्म को लेके आई वासिफ्रेंसिया। ध्यान रखना हर एक टेस्टिस की पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। हर एक टेस्टिस की पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। टेस्टिस कितने थे, 2, तो एपिडिडाइमिस में कितने होंगे, 2। तो हमने बोला ये कहां होता है, हमने बोला टेस्टिस की पृष्ठ सतह पर स्थित। ये टेस्टिस की पृष्ठ सतह पर स्थित होता है। पूछेगा ये एपिडिडाइमिस जो है, जो कि टेस्टिस की पृष्ठ सतह पर, ये कैसा है, हमने बोला अत्यधिक कुंडलित। ये कैसा है, हमने बोला ये अत्यधिक कुंडलित है, टेस्टिस की पृष्ठ सतह पर स्थित है, अत्यधिक क्या है, कुंडलित है। बोला सर ठीक है। सर और क्या खास बात है, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला जब भी बोले सर इस एपिडिडाइमिस की और क्या खास बात है, हमने बोला अगर कोई पूछे कि इस एपिडिडाइमिस के कार्य बताओ तो सबसे खास काम तो इस एपिडिडाइमिस के कार्य है। सबसे पहला काम है स्पर्म का संग्रहण। बोला और क्या काम है, हमने कहा स्पर्म का क्रियात्मक परिपक्वन। स्पर्म्स का क्रियात्मक परिपक्वन। बोला और क्या काम है बेटा, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट काम है डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म वो भी कौन करता है, वो भी अधिवृषण करता है। अब ये अधिवृषण आगे जाके इस नीले रंग की नलिका में खुलता है और इस नीले रंग की नलिका को अपन बोलते हैं शुक्रवाहिनी, दैट इज वास डिफरेंस। ध्यान रखना ये शुक्रवाहिनी जो थी इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, अधिवृषण के पश्च भाग से हुई। ये स्पर्मेटिक कोड से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। तो हमने बोला ये क्या काम करती है, हमने बोला ये स्पर्मेटिक कोड से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है तथा मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती है। तथा मूत्राशय के ऊपर क्या बनाती है, ये मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती है। बोला गुरुजी ठीक है। और हमने बोला और क्या हुआ, जब भी पूछे शुक्रवाहिनी की और क्या कहानी, मैंने बोला ये शुक्राणुओं का परिवहन करती है। हमने बोला क्या करती है, शुक्राणुओं का परिवहन करती है। परिवहन करती है।
सवाल था गुरुजी इसके अलावा, हाँ, अगर इस शुक्र वाहिनी के दूरस्थ सिरे को देखोगे तो वो फूला हुआ है, जिसे बोलते हैं एनपुला। तो मैंने बोला दूरस्थ फूला हुआ सिरा, दूरस्थ फूला हुआ सिरा एम्पुला कहलाता है। इसका दूरस्थ फूला हुआ सिरा क्या कहलाता है? एम्पुला कहलाता है। और ये एम्पुला क्या काम करता है? यही शुक्राणुओं का संग्रहण करता है। यही क्या काम करता है? शुक्राणुओं का संग्रहण करता है। ये कहानी किसकी थी? हमने बोला ये वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में बात कर लिया, एपिडिडाइमिस के बारे में बात कर लिया, एंड वास्ट डिफरेंस शुक्र वाहिनी के बारे में बात कर लिया। अब सवाल था गुरुजी एक बात बताओ, हमने कहा पूछो। आपने हमें बोला कि भैया शुक्राणु के निर्माण का स्थल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। हाँ, तो शुक्राणु शरीर से बाहर निकलेगा तो उसका बाहर निकलने का मार्ग क्या होगा? हमने बोला देखिए शुक्राणु का निर्माण कहां पर हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुक्राणु का निर्माण कहां पे हुआ? आपने बोला इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हुआ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से शुक्राणु कहां आया? ट्यूब्यूलर रेक्टाई में, उसके बाद रेडी टेस्टिस में, उसके बाद वासा इन्फ्लुएंजा में, उसके बाद एपिडिडाइमिस के में, उसके बाद वीडी। बेटा इस वीडी का मतलब है शुक्रवाहिनी। इस वीडी का मतलब है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी से कहां गया? वो गया इस इजैक्यूलेटरी डक्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां गया? इजैक्यूलेटरी डक्ट, इसको बोलते हैं स्खलन नलिका। स्खलन नलिका। जब भी पूछे सर ये स्खलन नलिका जो है इसका निर्माण कैसे होता है, भैया ध्यान से देखना। इस स्खलन नलिका का निर्माण जो होता है वो दो नलिकाओं के मिलने से होता है। पहला कौन? हमने बोला वीडी, या मैं कह दूं उसका एम्पुला। हमने बोला वीडी या मैं कह दूं उसका एम्पुला भाग, प्लस प्लस और क्या था? मैंने बोला वीडी के साथ साथ शुक्राशय की नलिका। शुक्राशय की नलिका, वीडी और इसके साथ साथ क्या आ गया? शुक्राशय की नलिका। इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के ही अपन बोलते हैं स्खलन नलिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जब भी बोले स्खलन नलिका किस किस से मिलके बनी? हमने बोला शुक्राशय की नलिका तथा एम्पुला भाग ऑफ वीडी से मिलके बनी कौन? स्खलन नलिका। ये स्खलन नलिका आगे जाके खुलती है, ये खुलती है यूरेथ्रा में, जिसको अपन बोलते हैं मूत्र मार्ग। किसमें खुलती है? मूत्र मार्ग में। और आप देखो नर में मूत्र मार्ग जो था वो स्पर्म का संवहन भी करता है तथा मूत्र का संवहन भी करता है। मतलब ये मेरे पास यूरेथ्रल मीटस जो है, जिसको अपन बोलते हैं मूत्र जनन छिद्र, मूत्र जनन छिद्र, इसी को तो बोलते हैं मूत्र जनन छिद्र, इसके द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। ये पूरे का पूरा रास्ता है स्पर्म के परिवहन का। चले अब सवाल था गुरुजी इस डायग्राम में आपने यहां एक बड़ी खूबसूरत सी बात बताई कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो होता है वो होता है स्पर्म का निर्माण। हमने कहा अगर हम यहां से एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को बाहर निकाले, कितने थे? लगभग 250। इसमें से एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को बाहर निकाले और फिर अध्ययन करें तो फिर हमें क्या पता चलता है? देखो, अगर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को बाहर निकालोगे और फिर अध्ययन करोगे तो उस अध्ययन से क्या पता चलता है? बड़े ध्यान से देखना। हमने ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल लिया और इसका अध्ययन करना शुरू किया तो हमने क्या देखा कि अपने पास टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या थी? सेमिनिफेरस नलिकाएं। आप देखो अपने को ये जो दिखाई दे रही है ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये मेरे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अगर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखोगे तो उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं मिलेगी। एक मिलेगी अपने पास, हमने बोला ये पीले रंग वाली कोशिका, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, या इसी को बोलते हैं स्पर्म मदर सेल। एक को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया या हमने बोला स्पर्म मदर सेल, और दूसरी जो है उसे हमने बोला ये लाल रंग वाली जो आपको दिखाई दे रही है,
पूछेगा ये लाल वाली कौन सी है, हमने बोला ये अपने पास है सर्टोली सेल। ये दो प्रकार की कोशिकाएं हमें देखने को मिलेगी। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की भित्ति में हमें दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिली, और ये जो बीच की खाली जगह है ये है इसकी गुहा। गुहा हमने बोला जब भी बोले कि ये बताओ स्पर्मेटोगोनिया क्या काम करती है, हमने बोला ये स्पर्म्स का निर्माण करती है। ये क्या काम करती है बेटा, ये स्पर्म्स का निर्माण करती है। कौन, स्पर्मेटोगोनिया। जबकि सर्टोली सेल क्या काम करती है, हमने बोला ये सर्टोली सेल के तो कई सारे काम है। सबसे पहला काम था परिवर्तनशील स्पर्म को पोषण प्रदान करना। स्पर्म्स को पोषण प्रदान करना, हार्मोन का स्रावण, स्पर्म्स का परिपक्वन करवाने में भी सहायता करती है, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में सहायक। नेक्स्ट, भक्षक कोशिका। अब सवाल पूछेगा कि बताओ परिवर्तनशील स्पर्म का सिर किसमें धसा होता है, सर्टोली कोशिकाओं के कोशिका द्रव में। तो हमने बोला परिवर्तनशील स्पर्म का सिर, परिवर्तनशील स्पर्म का सिर सर्टोली सेल्स के कोशिका द्रव्य में धसा होता है। चले भैया, बोलो सर ठीक है। अब पूछेगा गुरुजी ये तो अपने पास सारी की सारी जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। हमने कहा हाँ, आप देखो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का ये अवकाश है, ये खाली जगह है, इसे क्या बोल दिया, अंतराली अवकाश। बच्चे इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का ये जो अवकाश है, इस अवकाश को बोल दिया अंतराली अवकाश। और इस अंतराली अवकाश में भी बहुत सारी चीजें भरी पड़ी है। पूछेगा सर आप बताओ ना इस अंतराली अवकाश में क्या क्या भरा पड़ा है। बड़े ध्यान से देखना, इस अंतराली अवकाश में सबसे पहले ये भरा है अंतराली द्रव्य। और क्या है, मैंने बोला यहां पे है रक्त वाहिनी, बोला सर और क्या है, हमने बोला यहां पे देखिए ये हरे रंग वाली आपको दिखाई दे रही, ये मेरे पास है लेडिक सेल्स। बोला सर ठीक है, ये क्या है, हमने बोला ये है इम्यूनो कॉम्पिटेंट कोशिकाएं, दैट इज डब्ल्यूबीसीज, जिसको हमने क्या कह दिया, इम्यूनो या प्रतिरक्षी कोशिका। हमने बोला ये सारी की सारी चीजें, ये जो चारों के चारों प्रकार की चीजें हैं, क्या ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है? आप कहोगे नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो खाली जगह है दैट इज अंतराली अवकाश, उसमें स्थित है। तो हमने बोला ये अंतराली अवकाश में स्थित है, अवकाश में स्थित होती, ये अंतराली अवकाश में स्थित होती है। चलो भैया, बोला सर ठीक है गुरुजी, इतनी बात पता हुई, आप थोड़ी सी बात और बता दो। हमने कहा जी पूछो। सर अगर हमसे पूछे कि बताओ ये तो हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस के बारे में बात कर ली, विष्ण अंदर से कैसा दिखता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की क्या कहानी है। अगर हमसे कोई कहे कि अपन ने द्वितीयक लैंगिक अंगों के बारे में बात करी थी, तो उनमें बताइए उन द्वितीयक लैंगिक अंगों में आप हमें सहायक ग्रंथियों के बारे में बताइए।
भैया ये लो, द्वितीयक लैंगिक अंगों में हमसे पूछ रहा है सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में, सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में। सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में। अब जब भी पूछे सहायक जनन ग्रंथियों में किस किस को शामिल किया गया, हमने बोला शुक्राशय को शामिल किया गया, प्रोस्टेट ग्रंथि को शामिल किया गया, बल्बोयूरिथल ग्रंथि को शामिल किया गया। ध्यान रखना, नर जो होता है उसमें एक जोड़ी, मतलब संख्या में कितने होते हैं? 2 शुक्राशय होते हैं, जबकि प्रोस्टेट ग्रंथि केवल और केवल कितनी होती है? 1। बल्बोयूरिथल ग्रंथि जिसको बोलते हैं काउपर ग्रंथि, यह भी कितनी होती है? 2, दैट इज 1 जोड़ी। जो सीमन होता है जिसे बोलते हैं वीर्य, उस वीर्य का 60 से 70% भाग का स्रावण कौन करता है? शुक्राशय। उस वीर्य के लगभग 30 से 40% भाग का स्रावण कौन करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। वीर्य के बहुत थोड़े से भाग का स्रावण कौन करती है? बल्बोयूरिथल ग्लैंड। अब याद रखना कि ये प्रोस्टेट, ये जो सेमिनल वेसाइकल है, इससे जो स्रावित होने वाला द्रव्य है उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। और ये फ्रक्टोज क्या काम करता है? हमने बोला ये स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या काम करता है? स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करता है। ये स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। बोला सर ठीक है। हमने एक चीज देखी, क्या कि ये जो मेरे पास प्रोस्टेट ग्रंथि है, इस प्रोस्टेट ग्रंथि के द्रव में कैल्शियम, फॉस्फेट, आयन्स पाए जाते हैं और खूब सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। पूछेंगे ये क्या काम करते हैं? बेटा ये स्पर्म को, स्पर्म की गतिशीलता के लिए तथा निषेचन में सहायता करते हैं। तो मैंने बोला ये स्पर्म की गतिशीलता, गतिशीलता तथा निषेचन में सहायक है। निषेचन में सहायक है, स्पर्म को सक्रिय बनाने में सहायक है, तभी स्पर्म वो कर पाएगा, निषेचन कर पाएगा। नेक्स्ट, बल्बोयूरिथल ग्रंथि से लिक्विड मेटल का एक चिकना पदार्थ निकलता है। उस चिकने पदार्थ का काम था, एक काम तो था सीसन जो था उसका स्नेहन करना, ताकि सीसन आसानी से वेजाइना में प्रवेश कर जाए, घर्षण को कम करना। और दूसरा, मैंने कहा कि नर में मूत्र मार्ग से ही तो मूत्र बाहर निकलता है, और उसी मूत्र मार्ग से सीमन दैट इज स्पर्म भी तो बाहर निकलता है। तो अपन ने क्या बात किया कि अपने पास ये बल्बोयूरिथल ग्रंथि का जो श्राव था, ये उस मूत्र मार्ग की अम्लता को क्या कर देता है? उदासीन। क्योंकि अगर उस अम्लीय माध्यम से स्पर्म निकलेंगे तो स्पर्म बेचारे मर जाएंगे। तो मैंने कहा कि बल्बोयूरिथल ग्रंथि का स्राव मूत्र मार्ग की अम्लता को उदासीन करने का काम करता है, ताकि स्पर्म को जिंदा रखा जा सके, जिंदा रखा जा सके। अब सवाल था, सर एक बात बताइए, क्या कि अगर हमसे कोई बात करके चले, इस वीर्य के बारे में बात करके चले, हमने कहा जी बिल्कुल, अगर कोई हमसे बात करके चले सीमन के बारे में, वीर्य के बारे में, ये लीजिए हम बात कर रहे हैं कि हमसे कोई बात कर रहा है सीमन और वीर्य के बारे में बात कर रहा है। हमने बोला जब भी कोई सीमन और वीर्य के बारे में बात करेगा तो क्या कहानी होगी? हमने बोला सीमन और वीर्य के 2 भाग हैं, एक भाग को बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, एक भाग को बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, प्लस दूसरे भाग में अपने पास आते स्पर्म्स, प्लस दूसरे भाग में अपने पास आते स्पर्म्स। पूछेगा सेमिनल प्लाज्मा में किसको शामिल किया गया? भैया ध्यान रखना, सेमिनल प्लाज्मा में जो शामिल किया गया है वो किसको शामिल किया गया है? हमने बोला सहायक ग्रंथियों के स्राव। इसमें आता है सहायक ग्रंथियों के स्राव। उनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ को बोल दिया सेमिनल प्लाज्मा। ये पूछेगा दूसरी चीज क्या थी? हमने कहा था स्पर्म। अब भैया जो ये स्पर्म्स थे, इन स्पर्म्स में से केवल 60% स्पर्म थे जिनका नॉर्मल साइज एंड शेप था। लगभग 60% स्पर्म्स का सामान्य आकार तथा संरचना होती है। कितने की? केवल 60% की। और इस 60 में से भी केवल
40% स्पर्म्स जो थे अत्यधिक गतिशील होते हैं। केवल उसमें से भी केवल 40% स्पर्म्स थे जिनमें अत्यधिक गतिशीलता पाई जाती। पूछेगा सर एक बात बताओ, अगर एक मेल में एक बार सीमन बाहर निकलता है तो पर इजैकुलेशन कितना सीमन बाहर निकलता है? तो हमने बोला अगर कोई कहे सीमन का आयतन, वो कह रहा है अपने पास 3 से 4 ml सीमन जो है वो पर इजैकुलेशन बाहर निकलता है। एक मेल में एक बार इजैकुलेशन होता है तो कितना सीमन बाहर निकलता है? 3 से 4 ml सीमन बाहर निकलता है। पूछेगा इस 3 से 4 ml सीमन में कितने स्पर्म्स होते हैं? तो मैंने बोला नंबर ऑफ स्पर्म्स बराबर होते हैं 200 से 300 मिलियन पर इजैकुलेशन। हमने बोला पर इजैकुलेशन कितने स्पर्म्स होते हैं? हमने बोला 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं पर इजैकुलेशन। याद रखना। बोला सर ठीक है, डन। इतना सा पोर्शन मेरे हिसाब से एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल था सर अब बताइए मेल को सीमन ट्रांसफर करना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। हमने कहा हां, कैसे? बच्चे एग्जैक्टली में मेल के पास होता है मेल कोपुलेटरी ऑर्गन, मेल मैथुनांग, जिसको बोलते हैं शिशन। ये इंसेमिनेशन में ये मादा के शरीर में वीर्य और स्पर्म को पहुंचाने में सहायता करता है। हमने बोला जब भी बात करके चले पेनिस क्या है, मैंने बोला ये नर मैथुनांग है। क्या काम करता है? मैंने बोला ये इंसेमिनेशन दैट इज वीर्यसेचन में सहायक है। अब बच्चे अगर सीसन को देखेंगे तो सीसन के अंदर क्या पाए जाते हैं? हमने बोला सीसन के अंदर बहुत सारे इरेक्टाइल ऊतक पाए जाते हैं। जी हां, इरेक्टाइल ऊतक पाए जाते हैं, रक्त पात्र पाए जाते हैं। और यहां पे देखना, यहां पे ये जो बिल्कुल बीचों बीच ये जो दिखाई दे रहा होगा एग्जैक्टली में ये मेरे पास है मूत्र मार्ग। हमने आपको बोला कि नर में ये मूत्र मार्ग जो होता है, ये मूत्र मार्ग क्या मूत्र तथा स्पर्म दोनों का संवहन करता है। हमने बोला ये क्या काम करता है? हमने बोला मूत्र तथा स्पर्म दोनों का संवहन करता है। ये मूत्र तथा स्पर्म दोनों का ही संवहन करने का काम करता है। हमने एक चीज नोट करी, क्या यार, इस पेनिस को देखिए, इसके बिल्कुल आगे वाला भाग ये लाल रंग से जो हमने बनाया, इस भाग को अपन बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ये अपने पास क्या है? हमने बोला ये पेनिस का अग्र अग्र दीर्घित भाग है। हमने बोला ये अपने पास है अग्र दीर्घित भाग। ये अपने पास पेनिस का अग्र दीर्घित भाग है। और देखो इस दीर्घित भाग के ऊपर ये एक त्वचा की परत है। इस त्वचा की परत को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रीप्यूस या फोर स्किन। इस त्वचा की परत को क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस, या मैं कह दूं फोर स्किन। ये फोर स्किन क्या है? हमने बोला ये पतली लचीली तथा गतिशील त्वचा है। हमने बोला ये क्या है? हमने बोला पतली लचीली तथा गतिशील त्वचा। त्वचा ये पतली लचीली तथा गतिशील त्वचा से ही क्या ढका रहता है? ग्लैंड्स पेनिस। तो हमने बोला ग्लैंड्स पेनिस, हमने बोला ये प्रीप्यूस से ढका होता है।
ढका होता है। ये बात आपको याद रखनी है। यस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चले भैया हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सवाल था गुरुजी, यहां पे जाके हमने नर जनन तंत्र के बारे में बातें कर ली, यस, लेकिन कुछ रख रहा है और वो नीट में पहले पूछे भी जा चुके हैं मेरे दोस्त। कौन से? बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले पूछेगा स्पर्मिएशन का क्या मतलब है। बेटा शुक्राणुओं का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से या सर्टोली सेल से बाहर निकलना। याद करो मैंने बोला था कि परिवर्धनशील शुक्राणु का सिर सर्टोली कोशिका के कोशिका द्रव में धसा होता है। तो शुक्राणु का सर्टोली कोशिका में से बाहर निकलना या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में से बाहर निकलना, उसे क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट वो कहेगा सेमिनेशन किसको बोलते हैं? हमने बोला शुक्राणुओं का वृषण से बाहर निकलना। कहां से? वृषण से बाहर निकलना, उसे क्या बोलते हैं? सेमिनेशन बोलते हैं। वो कहेगा सर इजैक्यूलेशन किसे बोलते हैं? हमने बोला शुक्राणुओं का नर के शरीर से बाहर निकलना, उसे बोलते हैं इजैक्यूलेशन। वो कहेगा सर इनसेमिनेशन, अभी तो लिखा वीर्य सेचन, कि शुक्राणुओं का मादा के जनन मार्ग में जाना, मादा के जनन मार्ग में स्थानांतरित होना, उसे बोलते हैं इनसेमिनेशन। तो ये चार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको किसी भी कीमत पर याद रखनी है। जी हां, याद रखनी है। यस, अब बात था सर, चलो ठीक बात है, इतनी बात तो कवर हुई। अब गुरुजी आप हमें बताइए मादा जनन तंत्र के बारे में। हाँ जी, हम बात तो मेरे लाडो यहीं पर जाकर इस चैप्टर का हुआ अंत। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को बेहद मजा आया होगा। बड़ा जबरदस्त बॉन्डर कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया होगा। तो देरी किस बात की है, धड़ल्ले से क्वेश्चन लगाओ और नीट 2024 को वोट डालो। मिलेंगे अपन सिलेक्शन पार्टी में। थैंक यू, लव यू ऑल। जय हिंद, जय पीडब्ल्यू, जय रसगुल्ला आर्मी।